हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सभी का भरपूर स्वागत है मेरे इस चैनल पर व्रज के इस सीरीज के अंदर। जी हाँ, इस व्रज की सीरीज में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पेपर 1 से लेके 5 तक के सभी के सेक्शन बी कंप्लीट करवा दिए हैं और पेपर 1 से लेके 3 तक के सभी के सेक्शन सी कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज मैं आप लोगों को पेपर 4 का सेक्शन सी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, ताकि समय से आपके जो पेपर सॉल्यूशंस हैं वो कंप्लीट हो सके बच्चों। ओके, तो आज मैं आपको चलाने वाली हूँ पेपर 4 का सेक्शन सी। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यानी हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 39 से। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन 39 से, तो यहाँ पे जो 39 वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 39 में कि आकृति में POQ एक रेखा है और किरण OR और रेखा जो PQ पर लंब है। तो किरणों OP और जो OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख दिया है, वो हमें सिद्ध करना है। मैंने यहाँ पर उसकी डायग्राम भी बना दी है ना, जिससे हमें सवाल करने में आसानी रहे। देखो बच्चों, सिद्ध करने वाले सवाल में हमें एक हिंट या कुछ देकर रहता है, जवाब हमें दिया ही होता है, हमें उसको प्रूफ करना होता है। समझ में आया? तो देखो, इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। कुछ बच्चे इसको देख के डर जाएंगे कि मैम सिद्ध करने वाले सवाल तो हमारे दिमाग से ही परे है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। देखिए, सबसे पहले इसको तो देखना ही है, ध्यान में रखना है। पर यहाँ पर देखिए आकृति के अंदर बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये जो कोण है ना, वो 90 का बन रहा है ना। तो ये भी पूरा 90 का बनेगा, क्योंकि ये पूरा कितने का बनेगा, वो 180 का बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, ये 90 का है तो ये 90 का, इसका मतलब ये इसके समान में होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो ROQ किसके बराबर होगा? ROQ बराबर हो जाएगा ROP। इतनी चीजें समझ में आई? ROP। ओके, चलिए अब ROQ और ROP, अब ये तो समीकरण हमने 1 बना दिया है ना, इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1। ऐसे आप समीकरण डालकर लिखेंगे ना तो सवाल में इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ बच्चा कुछ तो कर रहा है। चलो, तो यहाँ पर ROP, अच्छा अगर आप देखेंगे ROP को, तो ROP कैसे बन रहा है? 2 कोणों से बन रहा है। और वो 2 कोण कौन कौन से हैं? तो एक तो कोण है SOR या ROS लिखो। क्यों? क्योंकि देखो हमें सिद्ध करना है ना, उसमें ROS है। तो ROS, तो कोण ROS प्लस SOP है ना, या POS लिखो। देखो यहाँ पर है तो POS, क्या हो जाएगा? POS। ओके, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चलो, ROP तो हमने निकाल लिया, अब ROQ। RO कैसे निकलेगा बच्चों? तो देखो ROQ बराबर, तो ये जो ROQ है, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो ये निकल जाएगा, इसमें से इसको निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये क्या है? SOQ है। क्या है? SOQ। अच्छा, SOQ को हम QOS भी लिख सकते हैं। तो QOS प्लस, नॉट प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि SOQ में से तो ROS को निकालना है ना। किसको निकालना है? ROS को। तो ये निकाल दिया हमने, ROS को माइनस कर दिया। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, ये दोनों तो क्या है? समान है। तो समीकरण नंबर 1 पर से, ये लाइन यहाँ पर लिखनी है, समीकरण 1 पर से क्या हो जाएगा? इन दोनों को समान कर देंगे। अच्छा, तो चलो मैं वापस लिख दे रही हूँ, ROQ बराबर ROP। चलो, ROQ कितना है हमारा? ये रहा। तो QOS माइनस ROS, और यहाँ पे ROP कितना दिया हुआ है? तो ये दिया है ROS प्लस POS। ओके, चलिए अब QOS जो है यहाँ पर ही रहने देते हैं। QOS, ये यहाँ से देखो, ये हम क्या कर रहे हैं? माइनस ROS को वहां भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ROS है, तो इसको इधर ले आते हैं, ला देते हैं इसको। चलिए, तो ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का POS। ओके, चलो ROS ऑलरेडी यहाँ का, और ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का ROS हो जाएगा। ओके, चलो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो QOS माइनस POS। अब ये कितने बार है? देखो ROS तो 2 ROS। इतनी बातें समझ में आई? अब देखो बच्चों,
ये 2 हो गया, इस 2 को हम इसके बटे में भेज देंगे, यानी कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, QoS माइनस PoS, ये 2 गुणे में है, उधर चला जाएगा तो बटे में RoS। इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है और एक तरीके से। कैसे तरीके से, तो देखिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर वो तरीका। इसको 1/2 या फिर मैं आपको ऐसे बता दूं RoS, तो RoS बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और अंदर आ जाएगा QoS माइनस PoS। ओके बच्चों, तो सिद्ध हो गया हमारा ये वाला सवाल। यही था हमारा सवाल, इसी को हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ओके, कितना इजी सवाल था, बस थोड़ा सा समझ की जरूरत थी, थोड़ी सी समझदारी की जरूरत थी बस यहाँ पर, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर है 40वां सवाल है, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रही हूँ। देखिए बच्चों, 40वें सवाल में हमें क्या बोला हुआ है कि आकृति में यदि AB समांतर है CD के और EF लंब है CD के ऊपर, तो GED बराबर 126 और हमें क्या ज्ञात करना है, AGE ज्ञात करना है। तो देखो मैं आकृति में आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ कि कौन कौन सा क्या माप दिया हुआ है हमें। तो हमें पहली बात तो GED, जो हमारा GED है, यानी ये पूरा हमें देकर रखा है 126। ओके, ये चीज पता चली आप लोगों को। उसके बाद हमें 3 माप पूछा हुआ है, वो 3 माप कौन कौन सा है, तो एक तो हमें पूछा हुआ है AGE, है ना। AGE का मतलब ये वाला माप पूछा हुआ है ना, हमें ये वाला माप ज्ञात करना है। और उसके बाद में है GEF, यानी ये वाला माप हमें ज्ञात करना है। और उसके अलावा बोला हुआ है कि हमें ज्ञात करना है FGE, यानी FGE वाला मतलब ये वाला माप हमें ज्ञात करना है। ओके, ये देख के आकृति आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा है ना, है ना, डरना नहीं है। चलिए तो सबसे पहले देखो, हमें ये जो हिंट दी हुई है, पहले तो जो हिंट दी होती ना, उससे है ना कुछ हिंट देने का मतलब ही होता है सवाल के अंदर कि आपका कुछ ना कुछ तो उससे आंसर जरूर निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पूरा 126 का है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है 90, तो ये पूरा 126, ये 90, तो ये निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। कैसे, तो GED बराबर कैसे हो जाएगा हल में, तो देखिए कोण GED बराबर, तो GED बराबर क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण का प्लस, तो GEF कोण GEF प्लस FE और यहाँ पर D, FED। ओके, चलिए तो GE और D, GED पूरा कितना दिया हुआ है 126 और GEF हमें याद करना है, हमारा सवाल भी है, हमें याद करना है ये वाला। और FED हमारा कितना है 90। ओके, चलिए बच्चों, तो GEF बराबर कितना हो जाएगा, तो 126 में से 90 को घटा देंगे। तो जब आप 126 में से 90 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, निकल गया हमारा एक सॉल्यूशन तो हो भी गया देखते देखते, है ना। चलिए तो अब ये निकल गया है और ध्यान से देखिए, ये कितने का है 90 का, तो ये बच्चों क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक समकोण त्रिकोण, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। चलिए तो ये माप पता है, ये पता है, तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज GFE में क्या हो जाएगा, कौन सा माप, तो F बराबर 90 है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोण G प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के सभी भुजाओं का माप कितना होता है 180 होता है। चलिए कोण G हमें ज्ञात कर लेना, और G यहाँ पर हमें नहीं पता है, G हमें ज्ञात कर लेना यहाँ से। तो चलिए E हमारा कितना दिया हुआ है, E हमने, अच्छा E जो यहाँ पर है टोटल निकाल, ये कितना हो जाएगा E,
36 और f कितना है 90 और हो जाएगा 180। तो g बराबर 36 और 90 को जोड़ देंगे और 180 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 54। अच्छा, g का मतलब ही क्या हो जाएगा, g का मतलब हो जाएगा EGF, यानी ये हमने निकाल दिया EGF, तो इसका माप कितना निकल जाएगा 54। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये पूरी रेखा बन रही है, यानी ये जो टोटल मेजरमेंट है वो 180 का होगा। अगर 180 में से इसको घटा देंगे तो हमारा AGE भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो AF क्या है, AF एक रेखा है, तो रेखा होने का मतलब क्या हुआ, पूरा मेजरमेंट इसका क्या हो जाएगा 180 का हो जाएगा। इसी की वजह से AF बराबर कितना हो जाएगा, AGE प्लस कोण EGF बराबर 180। तो AGE तो हमें ज्ञात ही करना है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा 180। अच्छा, EGF हमने कितना निकाला है 54, उधर जाएगा तो माइनस का, तो AGE बराबर 180 में से 54 को घटा देंगे, तो 180 में से 54 जब जाएगा तो कितना बच जाएगा 126। तो ये मेजरमेंट ये हमारा कितना आ जाएगा 126। अब जो नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 41, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर चतुर्भुज ABCD में जो कोण A है, कोण B, कोण C और कोण D का जो हमें जो माप दिया हुआ है वो अनुपात में दिया हुआ है कि 3:4:5:6। तो इसमें हमें प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात करना है। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले जो चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज के जो सभी कोणों का माप होता है उसका जो योग होता है वो होता है 360 का। तो यहाँ पे तो हमें चतुर्भुज कौन सा दिया हुआ है, ABCD में ऐसे लिखना है। ABCD के अंदर क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा, उसका योग 360। चलिए सबका हम क्या कर देंगे, अनुपात में जो हमें दिया है वो लिख देंगे, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x और 360। चलिए सबको अगर जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 18x बराबर 360। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20। हमें क्या पूछा हुआ है, तो हमें पूछा हुआ है सभी कोणों का माप पूछा हुआ है, तो हमें जो अनुपात में दिया था उसी को अब हमें निकाल लेना है। तो कोण A बराबर कितना दिया हुआ है 3x, तो 3x मतलब x की वैल्यू 20 भरने पर हो जाएगा 60। ओके, चलिए कोण B कितना दिया हुआ है, कोण B दिया हुआ है हमें 4x, तो यहाँ पर x की वैल्यू भरने पर हो जाएगा 80। अगर कोण C निकालेंगे तो यहाँ पर C में कितना दिया हुआ है हमें 5x, है ना, तो 5x मतलब x की वैल्यू भरेंगे 20 तो हो जाएगा कितना 100x, और यहाँ पे D निकालेंगे जो दिया हुआ है 6x, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री। तो निकल गया हमारा सभी कोणों का माप। अब है हमारा जो सवाल नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 43 वाला, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक त्रिभुज की जो भुजाओं का 43 वाला जो सवाल है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो उसका जो परिमाप है 540 सेमी है, तो उसका जो क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस सवाल के अंदर देखिए जो त्रिभुज की हमें क्या दी हुई है, भुजाओं का अनुपात में दिया हुआ है। यहाँ पर जब भी ऐसे हो कि परिमाप दिया हो, अनुपात में दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हेरोन का सूत्र लगाना है। और देखिए सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि हमें कितना दिया हुआ है, तो ABC अनुपात में कितना देकर रखा है 12:17 अनुपात में कितना है 25। और जो हमारा परिमाप है, परिमाप आपको देकर रखा हुआ है 540 सेमी। ओके, यहीं से हमारा पहले तो S निकल जाएगा, तो इस परिमाप को 2 से आप भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा, S निकल गया यहाँ पर। ओके, तो अब देखो जो ABC ये दिया हुआ है, यहाँ से हमें क्या करना है, पहले तो x की वैल्यू निकालनी है। अब x कहाँ है, तो देखिए अभी आएगा। x कैसे आएगा, तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है, तो सभी भुजाओं का योग मतलब ही तो परिमाप होता है। चलिए कितना दिया हुआ है 12x 16x प्लस 25x
और परिमाप हमें कितना देकर रखा है 540। चलिए इन सब का जोड़ करेंगे, तो जोड़ करने के बाद आपका आएगा 54x। तो x बराबर 540, चलिए कटेगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 10। अच्छा x बराबर हमने निकाल लिया 10। अब ये सभी भुजाओं के माप के बराबर आपको उसको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर a बराबर कितना था 12x, तो यहाँ पे 12 और x की जगह 10 भरने पर कितना हो जाएगा 120। b बराबर हमारा दिया था 17x, तो यहाँ पे 17x की जगह 10 भरेंगे तो हो जाएगा 170। और c बराबर हमारा दिया था 25x, तो यहाँ पे 25 और 10 भरेंगे तो हो जाएगा 250। तो हमने सभी कोणों का जो सभी भुजा थे उसके माप भी निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमें लगा लेना है क्षेत्रफल का सूत्र, क्योंकि क्षेत्रफल के सूत्र में जो जो चीज़ें चाहिए हमें वो सब हमने क्या कर ली है निकाल ली है। तो यहाँ पर सूत्र लगा के हमें क्या करना है उसकी सारी कीमत है वो भर देनी है। चलो s बराबर हमने निकाल लिया है, यहाँ पर कितना है 270। अब 270 a कितना दिया है, कितना निकाला हमने 120। b कितना निकाला है, तो b निकाला है 170 और c निकाला है 250। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम पूरा गुणा हमें नहीं करना है ना। लास्ट वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कैसे कट करना है, क्या करना है। चलिए 270 में से 120 जाएगा तो कितना आ जाएगा 150। यहाँ से जाएगा तो 100 और यहाँ से जाएगा तो 20। चलो ओके, यहाँ पे देखो 270 जो है ये कैसे होगा, तो 90 गुणे में 3 है ना, तो ये हो जाएगा 270। 150 कैसे कटेगा, तो 15 गुणे में अगर मैं 10 कर दूँ है ना, इसको तोड़ेंगे तो 100, तो 10 गुणे 10 और यहाँ पे 10 गुणे में 20। ऐसा लिखने का रीज़न है कि देखो 2 बार 10 आ गया, 2 बार 10 आ गया ना, तो 2 बार 10 यानी हम उसको क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, देखो बच्चों तो दिख रहा होगा ये 2 बार 10 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और 2 बार 10 फिर से बाहर निकल जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। अच्छा अंदर जो है ना 90 है, 90 को भी तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है, तो 90 के 2 भाग बन सकते हैं 30 गुणे में 3। अच्छा 30 के भी 2 भाग बन सकते हैं 15 गुणे में 2, तो 15 गुणे 30, 30 गुणे 3 कितना हो जाएगा 90 है ना। चलो और यहाँ पे इसके भी 2 भाग पड़ जाएंगे 5 तियाँ। ओके तो देखो यहाँ से 2 और यहाँ का 2 ये भी बाहर आ जाएगा। यहाँ का जो 15 है 15 को भी तोड़ देते हैं, कितने बार में 3 पचे, तो यहाँ से 15 यानी ये कटेगा 3 पचे में होगा है ना। तो यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 ये दोनों बाहर आ गया एक बार में, और यहाँ से ये 5 और ये 5 भी बाहर आ जाएगा। ओके ये भी बाहर आ गया, और यहाँ से ये 3 और 3 एक बार 3 भी बाहर आ गया। सिर्फ एक यहाँ पे भी एक 3 और यहाँ पे भी 3, चलो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। तो इन सब का गुणा आप करोगे, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया हमारा सवाल। ओके तो अब है हमारा जो नेक्स्ट सवाल नंबर 44। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ। तो एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 54 सेमी दिया है और उसका जो क्षेत्रफल है उसे हमें हेरोन के सूत्र की सहायता से क्या करना है, हेरोन के सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। ओके तो चलिए यहाँ पर पहले हमें तो सिर्फ परिमाप दिया है, यहाँ पर भुजा का माप तो दिया ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें देखिए एक हिंट दी हुई है। पहले तो परिमाप लिख देते हैं 54 सेमी। एक हिंट दी है कि ये जो त्रिभुज है ना वो है समबाहु त्रिभुज। और बच्चों हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का जो सभी भुजाओं का जो माप होता है वो समान होता है, जिसकी वजह से अगर जो हमारा भुजा एक है तो मान लेते हैं कि वो x है, तो b भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा और c भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ओके चलिए तो अब क्या कर लेते हैं, अब निकाल लेते हैं हम x की वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना x प्लस x प्लस x बराबर हो जाएगा 3x। ओके चलिए परिमाप हमें कितना देकर रखा है 54 और ये हो जाएगा x। तो x बराबर निकल जाएगा है ना, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे
तो हो जाएगा 18। तो x बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 18। अब ये x बराबर निकला है, इसका मतलब x बराबर क्या है, a बराबर भी x है, b बराबर भी और c बराबर भी x है। इसका मतलब सभी भुजाओं का माप एक समान 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यानी a बराबर भी 18, b बराबर भी 18 और c बराबर भी 18। अब यहाँ पर से s निकाल लेंगे, तो s हमें कितना दिया है 54 और परिमाप दिया है 54, इसको 2 से भाग देने पर हो जाएगा 27। तो s बराबर कितना निकल जाएगा 27। तो यहाँ पर अब क्षेत्रफल लगा दीजिए, हेरोन का सूत्र लगा देंगे हम। चलिए, तो s और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ओके, चलिए s हमने कितना निकाल लिया है 27। यहाँ पर 27 माइनस 18, 27 माइनस 18, है ना बच्चों, ये तो समझ में आ ही गया 18। ओके, चलिए, तो अब 27 गुणे में सब एक ही आंसर आएगा, तो कितना आ जाएगा 9 गुणे 9 और गुणे 9। ये तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे, 2 बार 9 1 बार बाहर आ जाएगा। इस 27 को 2 बार अगर हम तोड़ेंगे, दो कैसे, तो 9 तिया 27। अब 3 को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 9 और ये 9, 2 9 हो जाएंगे, तो ये भी 9 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा सिर्फ 3। क्या बच जाएगा 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 81 अंडर रूट में 3। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला है हमने। ओके, तो हो गया हमारा 44 वाला सवाल। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब है हमारा सवाल नंबर 45। 45वें सवाल के अंदर हमें कहा हुआ है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, और यह मान कर लीजिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू देकर रखी हुई है 3.14। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है ना। तिरपाल की चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर, जो कि आगे हम उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, पर उससे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा L। L निकालने का रीज़न ये है कि L निकालने के बाद हम उससे क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको चौड़ाई जो हमें 3 मीटर दिया उससे भाग दे देंगे, और अतिरिक्त कपड़ा जो 20 सेंटीमीटर में था उसको मीटर में बदलने के बाद, मैंने आपको लिख रहा होगा 0.2 मीटर, उसको मीटर में बदल दिया है ना, तो उसके साथ हम गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हमें निकाल लेना है L। तो L का सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R हमें कितना दिया हुआ है, तो 6 का वर्ग प्लस H कितना दिया हुआ है 8 का वर्ग। तो L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 प्लस कितना हो जाएगा 64। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 100, और ऐसा ये अंडर रूट इसका लग जाएगा क्योंकि यहाँ से ये हट जाएगा, तो चलो, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो L हमारा निकल गया 10 सेंटीमीटर, ये तो हमारा L निकला है। पर अभी हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, क्योंकि ये शंकु है, तिरपाल है, तंबू है, तो वो शंकु ही आकार का होगा। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई आर एल। हमें कीमत लेनी है पाई की 3.14, जो हमें सवाल में दिया हुआ है। आर हमारा है 6 और एल हमने कितना निकाल लिया 10। इन सब का गुणा करेंगे तो आपका आंसर, ये तो हमारा निकल गया क्षेत्रफल, है ना, ये तो हमारा क्षेत्रफल निकला है। पर देखिए, यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि तिरपाल की जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई का क्या मतलब है, तो इस चौड़ाई का मतलब इस तरीके से है कि आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से देखो लंबाई हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पूछा है ना कि जो इतने अतिरिक्त लंबाई वाला जो कपड़ा है उसमें कितना कपड़ा लगेगा। तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे में हो जाएगा चौड़ाई। चलिए, तो हमारा क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया है 188.4, और बटे में चौड़ाई हमें कितनी देकर रखी हुई है, तो 3 मीटर देकर रखी हुई है। अगर आप इसका भाग देंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा लगभग 62.8 मीटर
ओके 8 मीटर, ये क्या निकल जाएगी लंबाई। पर हमें कहा हुआ है कि अतिरिक्त भी कपड़ा लग रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त कपड़े को इसमें जोड़ देना पड़ेगा, है ना। तो ये अतिरिक्त कपड़ा हमारा कितना है 0.2, किसमें जोड़ देंगे, जो हमारा अभी ये लंबाई निकली है उसके अंदर। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63। इसका मतलब ये हुआ लंबाई का कपड़ा हमें तिरपाल में लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 45, ये कंप्लीट होता है। अब हमारा सेक्शन सी का जो लास्ट क्वेश्चन है, आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर रुपये 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। ओके, तो हमें एल दिया हुआ है, हमें डी दिया है, जिससे मैंने आपको देखो आर निकाल दिया है यहाँ पर। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि हमें निकालना पड़ेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो क्षेत्रफल आएगा उसको हमें 210 से गुणा और 100 से भाग दे देना है। तो सबसे पहले तो शंकु, यहाँ पर क्या है, शंकु की बात की गई है, तो शंकु का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, तो पाई आर एल दिया हुई रखी हुई है, तो इसकी वजह से 22/7 लेंगे। आर हमारा हमने निकाल लिया है 7 और एल है हमारा 25। इससे ये कट जाएगा, 22 का अगर हम 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 550। ये तो क्या निकल गया मीटर स्क्वायर में। अच्छा, हमें कहा हुआ है सवाल में कि जो 100 मीटर स्क्वायर बराबर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, मतलब खर्च हो रहा है 210 रुपये। तो इसीलिए 550 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया खर्चा होगा, 210 गुणे में 550 और बट्टे में चला जाएगा 100, है ना। चलिए हमें ये तो ज्ञात ही करना है, ये 0 से 0 आउट हो जाएगा। 21 का अगर आप 55 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1155, तो ये निकल गए रुपए। यानी कि इतने रुपए लगेंगे क्या करने के लिए, 550 मीटर स्क्वायर के जो सफ़ेदी कराने का जो व्यय है हमारा उतना आएगा 1155 रुपये। ओके, तो ये हो गया हमारा सवाल। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा पहले भी वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने सभी सवालों में से कुछ सवाल आपको होमवर्क दिया है, तो इस वीडियो के अंदर भी सेक्शन सी का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 38 और 42 एज अ होमवर्क दिया हुआ है। तो इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आपको ये सवाल आए। अगर आपको ये सवाल नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन उसका जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं। और वीडियो एंड करने से पहले बच्चों सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है, आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है, आप मिस ना कर सके और आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि अप्रैल में होने वाले एग्ज़ाम के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। ओके बच्चों, और उससे पहले जिन्होंने भी ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। तो आने वाला जो वीडियो है वो पेपर 5 का सेक्शन सी के ऊपर होगा। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।